सहर व इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, एक पुर इसरार मूर्ति के हसूल की खातर होने वाले खौफनाक मार्के का अहवाल, एक चौंका देने वाली अछूती कहानी खबीस। मिस्टर शहबाज, जोसेफ मुझे घूरता हुआ बोला, तुमने कहा था कि तुम ब्लैक मैजिक के माहिर हो। मुमकिन है मैंने सिर्फ मजाकन ऐसा कहा हो। मैंने संजीदगी से कहा, पत्ते बांटो। नहीं, जोसेफ ने मुझे घूरते हुए कहा, आज नहीं, कल मैं तुमको दोबारा मुकाबले का चैलेंज देता हूँ, ठीक 10 बजे। सॉरी, मैंने उसे चिढ़ाने की खातर कहा। हर शख्स के अपने अपने असूल होते हैं। क्या मतलब? जो लोग मुझसे एक बार हार जाते हैं, मैं दोबारा उनसे खेलने के असूल के खिलाफ हूँ। मिस्टर शहबाज, वो गुर्राता हुआ उठ खड़ा हुआ। तुम जोसेफ को इंसल्ट कर रहे हो। उसकी निगाहों में खून की सुर्खियां तैरने लगी। मेरे जवाब ने इस वक्त जलती पर पेट्रोल छिड़कने का काम किया था। वो आपे से बाहर होता जा रहा था। उसने सर्द लहजे में कहा, तुम्हें मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। मिस्टर जोसेफ, नदीम यकलक दरमियान में बोल उठा, तुम इस वक्त मेरी कसीन में हो, इसलिए बड़े जबत से काम ले रहा हूँ, वरना तुम क्या करते? जोसेफ नदीम की जानब पलट पड़ा। मेहमानों की इज्जत अगर मेरा फर्ज ना होता तो शायद इस वक्त तक मेरे आदमी तुम्हें उठाकर इमारत से बाहर फेंक चुके होते। जोसेफ के साथ बैठा हुआ बॉडीगार्ड बिजली किसी तेजी से अपनी जगह से उठा था, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी पोजीशन संभाल कर कुछ कर पाता, नदीम के आदमी बरक रफ्तारी से टिड्डी दिल की मानद उस पर टूट पड़े। फिर राजू और उसके साथी भी अपनी अपनी जगह से उठकर हमारे करीब आ गए। हमारे लिए अब क्या हुक्म है? राजू ने जोसेफ को हकारत भरी नजरों से घूरते हुए सवाल किया। नदीम कोई जवाब देना चाहता था, लेकिन जोसेफ, जो शायद इस वक्त अक्लो खुरूज से बेगाना हो चुका था, मुझ पर किसी दरिंदे की तरह छलांग लगाने की हमाकत कर बैठा। मैंने बड़ी फुर्ती से एक तरफ हटकर उसके वार को नाकाम बनाया। फिर नदीम का इशारा पाकर राजू और उसके साथी भूखे बेड़ियों की तरह जोसेफ से चिमट गए। 15 मिनट बाद ही जोसेफ और उसके बॉडीगार्ड की हालत गैर हो चुकी थी। उनके जिस्म के कपड़े तार तार हो चुके थे और वो इस काबिल भी नहीं रह गए कि अपने पैरों पर खुद से खड़े हो जाते। जोसेफ के चेहरे पर कई मकामात से खून की लकीरें फूट पड़ी थी। उन्हें पिछले रास्ते से ले जाकर किसी कचरे के ढेर पर फेंक आओ, नदीम ने फाक लहजे में कहा। फिर मुझे साथ लेकर अपने ऑफिस में आ गया। अब जरा मुझको खुलकर बताओ कि ये सब क्या है? नदीम ने अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर आराम से बैठते हुए कहा। उस रोज कसीनो में तुम्हारी कामयाबी, रेस क्लब में तुम्हारे बताए हुए नंबरों के घोड़ों की हैरत अंगेज जीत, और आज तुम्हारे हाथों जोसेफ की नाकाबिले यकीन शिकस्त, इन बातों को महज इत्तेफाक या खुशकिस्मती से ताबीर नहीं कर सकता। फिर तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। तुमने जोसेफ से ब्लैक मैजिक का जिक्र क्यों किया था? नदीम ने संजीदगी से दरियाफ्त किया। क्या यह हकीकत है कि तुम? नॉनसेंस, मैं उसके ख्याल की तरदीद करते हुए बोला। वो बात तो महज मैंने उसे मरूब करने को कही थी, लेकिन बहरहाल तुम्हें यकीन था कि बिल आखिर जीत तुम्हारी ही होगी, क्यों? क्या ये भी गलत है? नदीम ने पुरतजस्सुस लहजे में कहा और फिर तेजी से बोला, मैं ये बात पूरे दावे से कह सकता हूँ कि जोसेफ के तमाम पासे तुम्हारी हक में पड़ रहे थे। ये सब कुछ महज इत्तेफाक ही था। मैंने नदीम को टालने की खातिर जवाब दिया, फिर मौजू बदल कर बोला, तुम्हारे आदमियों ने जोसेफ के साथ कुछ ज्यादा अच्छा सलूक नहीं किया, और अगर ये खबर अखबारात में आ गई तो फिर वालिद साहब की अदालत में मेरी कोई सुनवाई नहीं होगी। फिक्र मत करो, नदीम ने पूरे एतमाद से कहा। हमारे कसीनों के बारे में कोई खबर अखबार में नहीं आएगी, और तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं कि मेरे मशवरे के बगैर हमारे किसी करिंदे की पर्ची भी मुतलका थाने में नहीं काटी जाती। आईसी, गोया तुम भत्ता देने के सिलसिले में भी खासे फयाज साबित हुए हो। मैं जिस कारोबार में मुलव्वस हूँ उसमें तमाम एजेंसियों से बनाकर रखनी पड़ती है। नदीम ने धुआं उड़ाते हुए कहा और फिर मुझे घूरता हुआ बोला, कि तुम्हें पहले से ही इस बात का इल्म था कि आज जोसेफ से मेरा मुकाबला होने वाला है? नहीं, ये बात मुझे यहाँ आने के बाद ही मालूम हुई थी। मैंने उठते हुए कहा, अच्छा अब मैं इजाजत चाहूंगा। जाने से पहले क्या जीत की रकम का हिसाब नहीं करोगे? नदीम का लहजा फिर मैनी खेज हो गया। डोंट बी सिली, हमारे दरमियान सिर्फ दोस्ती का रिश्ता कायम है, और मैं दोस्तों के साथ कारोबारी हिसाब किताब रखने का आदी नहीं हूँ। एक बात कहूँ, अगर तुम बुरा ना मानो। कहो, अब क्या कहना बाकी रह गया? मैं जिस मैदान का खिलाड़ी हूँ उसमें दिमाग और आंखों दोनों से काम लिया जाता है,
और हो सकता है तुम किसी खास वजह से खुलकर कुछ बताने से गुरेज करो, लेकिन मुझे पूरा एतमाद और यकीन है कि तुम्हारे कब्जे में कोई ना कोई ऐसी कुव्वत जरूर मौजूद है जो तुम्हें आने वाले हालात से आगाह करती रहती है। क्यों, क्या मेरा अंदाजा गलत है? नदीम पूरी तरह संजीदा था। हमारे यहाँ हर सवाल का जवाब माहिरीन से मशवरे के बाद वापसी डाक दिया जाता है। मैंने मुस्कुराकर बात उड़ाने की कोशिश की, फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ कसीनो से बाहर आ गया, जहां राजू पहले से मेरी गाड़ी के पास मौजूद था, लेकिन इस वक्त वो नहता नहीं था। उसके हाथ में खुदकार राइफल भी मौजूद थी। क्या तुमने जोसेफ को मार डाला? मैंने धड़कते हुए दिल से पूछा। नहीं, राजू का लहजा सपाट था। हम बहरहाल में बात के हुक्म के पाबंद हैं, लेकिन इसके बावजूद एक बात मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, जोसेफ अब कभी भूल कर भी इस कसीनो की तरफ रुख नहीं करेगा। रात ज्यादा हो रही थी, इसलिए मैंने बात को तूल देना ज्यादा मुनासिब नहीं समझा। खामोशी से गाड़ी में बैठ गया, मगर जब मेरे बैठने के बाद राजू ने पिछला दरवाजा खोलकर अकबी नशिस्त पर कब्जा जमाया तो मैं चुप न रह सका। तुम्हें कहाँ जाना है? मैंने पलट कर सवाल किया। ज्यादा दूर नहीं, रास्ते में कहीं भी उतर जाऊंगा, उसने कुछ अजीब से लहजे में जवाब दिया। राजू का जवाब मेरी समझ में नहीं आया, मगर वह नदीम का खास आदमी था, इसलिए मैं उससे खौफजदा भी नहीं था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, फिर खुली सड़क पर आ गया जो दूर दूर तक वीरान नजर आ रही थी। दूर दूर तक किसी गाड़ी या आदमजात का निशान तक नहीं था। नदीम के साथ कब से हो? मैं वक्त गुजारने की खातिर राजू से पूछा। तकरीबन 4-5 साल से। तुम्हारी मखसूस खिदमात की अवध नदीम यकीनन तुम लोगों को अच्छा खासा माल पानी भी देता होगा। जाहिर है, राजू ने संजीदगी से जवाब दिया। पेट भरने के लिए 4 पैसों की जरूरत तो जानवरों को भी होती है, मैं तो फिर इंसान हूँ। अच्छा एक बात बताओ, मैंने अपने तजर्बे के तौर पर राजू को आजमाने की खातिर पूछा, अगर कोई दूसरा शख्स तुम्हें नदीम के मुकाबले में कोई बड़ी ऑफर दे तो क्या तुम उसे कबूल कर लोगे? कुत्तों की नस्ल से हमारे अंदर भी दर्जा बंदी होती है, राजू ने बदस्तूर संजीदगी से जवाब दिया। कुत्ता अगर क्रॉस ब्रीड हो तो पचूड़ी हुई हड्डी पर भी झपट पड़ता है, लेकिन अगर आला नस्ल से ताल्लुक रखता हो तो मालिक के धुतकारने के बावजूद उस पर पलट कर भौंकता नहीं, हमेशा उसके कदमों में पड़ा दुम हलाता रहता है। असल नस्ल के जानवर बड़े वफादार होते हैं, अपने मालिक का साथ कभी नहीं छोड़ते। तुम मुझे पढ़े लिखे आदमी मालूम होते हो, फिर इस लाइन में कैसे आ गए? मैंने इन बातों में दिलचस्पी लेते हुए पूछा। अपने हाथों से अपने पैरों पर भला कौन कुल्हाड़ी मारता है? सब हालात का चक्कर है जनाब। हालात की उल्ट फेर इंसान की किस्मत भी बदल देते हैं, राजू बड़े फलसफियाना अंदाज में बोला। जिस पर एक बार मुजरिम होने की छाप लग जाए फिर उससे शरीफ बनने का हक छीन लिया जाता है। कुछ समझने और समझाने का हेर फेर भी होता है। मसलन आप जिसे जेल खाना कहते हैं, उसे हमारी जुबान में मुजरिम साज कारखाने और फैक्ट्री के नाम से याद किया जाता है। सही महीनों में तसला और जजा का हिसाब वही करेगा जिसने इंसान नुमा कठपुतलियों की डोर का सिरा अपने हाथ में पकड़ रखा है। राजू ने समाज और मुआशरे की अक्कासी बड़ी खूबसूरती से की थी। उसका काम कत्लो गारतगरी जरूर था, लेकिन ये मैं महसूस किए बगैर न रह सका कि उसके अंदर का इंसान अभी मरा नहीं था। वो किसी मरीज की तरह सिसक रहा था। अगर उसका इलाज सही तौर पर किया जाता तो वो मुआशरे के लिए कीमती असासा भी साबित हो सकता था, लेकिन वक्त और हालात ने उसे दूसरों के हाथों में खिलौना बनने पर मजबूर कर दिया। मैं अभी किसके बारे में गौर कर ही रहा था कि अचानक मुझे कुछ फासलों पर एक शख्स सड़क के बीचों बीच खड़ा हुआ नजर आया। वो दोनों हाथ फिजा में बुलंद किए मुझे रुकने का इशारा कर रहा था। फौरी तौर पर मैंने यही ख्याल किया कि वो कोई जरूरतमंद मुसाफिर ही होगा, लेकिन जब मैंने गाड़ी की रफ्तार कम की तो वो रोशनी की उस चेहरे पर पड़ी तो मेरे तन बदन में सनसनी दौड़ गई। वो कोई मुसाफिर नहीं बल्कि दावर था, वही अच्छे खासे डैल डॉल और तनोतोश का मालिक, बदमाश जो कैसीनो में मुझसे उलझ भी चुका था। इस वक्त मेरी निगाहों के सामने बीच सड़क पर सीना ताने खड़ा था। तारीकी के बावजूद मैंने हेडलाइट्स की रोशनी में उसकी आंखों के अंदर इंतकाम की चिंगारियां सुलगती देख ली। उसके हाथ में दबे पिस्तौल का रुख मेरी ही जानब था। एक लम्हे को मौत का बेहानक तस्वर मेरे रगो वपे में सरायत कर गया, लेकिन फिर दूसरे ही लम्हे जो कुछ हुआ मेरी तवक्का के खिलाफ ही था। हल्की सी क्लिक की आवाज मेरे कानों में गूंजी। फिर मुझे हालात की संगीनी का एहसास उस वक्त हुआ जब राजू ने गाड़ी से नीचे उतरते ही यक्के बाद 2 ब्रस्ट मारे थे और दावर की चौड़ी छाती पर जगह जगह से खून के चश्मे उबल पड़े। फिर वो किसी कटे हुए तनावर दरख्त की मान जमीन पर ढेर हो गया। मैं अब इजाजत चाहूंगा जनाब, राजू ने मेरे करीब आते हुए बेपरवाही से कहा। मेरा सफर बस यहीं तक था। राजू,
मैंने धड़कते हुए दिल पर काबू पाते हुए पूछा, क्या तुम्हें इस बात का इल्म पहले से था कि दावर मुझे रास्ते में रोक कर अपना इंतकाम लेने की कोशिश करेगा? मैं अब इंसान नहीं रहा, जानवर बन गया हूँ, और इंसान के मुकाबले में जानवर बहुत दूर से ही खतरे की बू सूंघ लेता है। राजू जहरखंद लहजे में बोला, और फिर उसने आगे कुछ नहीं कहा, तेजी से पलटा और रात की तारीकी में गुम होकर रह गया। मैंने इस वक्त वहां रुकना मुनासिब नहीं समझा। दावर की लाश से कतरा कर बरक रफ्तारी से गाड़ी आगे निकाल कर ले गया। नरिंजन लाल किसी जख्मी दरिंदे की मानद अपने आपस में बिछे हुए दबीज कालीन पर इधर से उधर चक्कर काट रहा था। उसके चेहरे पर उलझन और परेशानी के मिले जुले तासरात नजर आ रहे थे। आंखों में बार बार उभरने वाली चमक इस बात की निशानदही कर रही थी कि वो किसी शदीद ज़हनी खलफशार में मुब्तला है। कभी वो चलते चलते रुक कर खिला में घूरने लगता और फिर सर झटक कर दोबारा कालीन की सीना कुबी करना शुरू कर देता। कुछ देर बाद वो तेजी से पलटकर अपनी मेज के करीब आया और डायरेक्ट फोन का रिसीव उठाकर किसी का नंबर डायल करने लगा। उसके चेहरे पर वहशत के तासरात हर लम्हा गहरे होते जा रहे थे। फिर दूसरी जानब से राब्ता कायम होने के बाद उसने सरसराते हुए अंदाज में कहा, मैं नरिंजन लाल बोल रहा हूँ, मेरे लिए कोई हुक्म? दूसरी जानब से बोलने वाले ने नहायत फर्माबरदारी से कहा, पिंडर बंसी धर्म क्या रहा? क्या तुमने उनसे मुलाकात की थी? जी नहीं, पिंडर जी किसी जाप में मसरूफ हैं। अब वो जाप पूरा होने तक मंडल से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन उन्होंने मेरी मौजूदगी में अपने खास चैनल शंकर को इस काम पर मामूर कर दिया था। शंकर अभी तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका और अब मैं ज्यादा दिनों का इंतजार नहीं कर सकता। सर, क्या आपने शहबाज खान से बात की थी? की थी, नरिंजन लाल ने झल्लाकर होंठ चबाते हुए कहा, मगर वो मेरे रास्ते से हटने के लिए आमादा नहीं है। हर शख्स की कोई ना कोई कीमत जरूर होती है जनाब, मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ आइटम ऐसे भी होते हैं जिन पर नॉट फॉर सेल का बोर्ड लगा होता है। शहबाज खान का शुमार भी उन्हीं लोगों में होता है जो अपनी जिद के पक्के होते हैं। फिर मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम जानते हो कि अगर ये टेंडर हाथ से निकल गया तो फिर तो एक ही सूरत रह जाती है जनाब। वो क्या? अपने दुश्मन को रास्ते से हटा दिया जाए। दूसरी जानब सर्द लहजे में जवाब मिला, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बंसरी। काम बहुत होशियारी से करना, नरिंजन लाल ने थोड़े तवक्कुफ से कहा, हमारा एक बार पहले भी खाली जा चुका है। मैं समझा नहीं जनाब, अपने काम से काम रखो। एक बार फिर ताकीद कर रहा हूँ कि जो भी कदम उठाना बहुत सोच समझ कर उठाना। नरिंजन लाल ने गहरी संजीदगी से जवाब दिया, फिर रसूल क्रेडल पर रख दिया। एक लम्हे तक वो साकत खड़ा कुछ सोचता रहा और फिर अपनी मेज पर बैठकर उसने इंटरकॉम पर शकला को अंदर आने को कहा। 5 मिनट बाद ही नरिंजन लाल का बिजनेस मैनेजर शकला उसके सामने मौजूद था। मोहसिन वाली केस का क्या बना? नरिंजन लाल ने खुश्क लहजे में दराफत किया। उसके बयान ने केस को बिगाड़ दिया है। शकला बोला, डीएसपी सराज इस केस में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहा है। मोहसिन अली से तुम्हारा नाम बताकर सबसे बड़ी हमाकत की है। ऐसी सूरत में जबकि तुम्हारी शख्सियत पहले ही पुलिस की निगाहों में मशकूक हो चुकी है, मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा। शकला ने संजीदगी से कहा, मेरी कोशिश है कि अगली पेशी पर मोहसिन अली अपने बयान से मुनकर हो जाए। ऐसी सूरत में केस का और सत्यानाश हो जाएगा। नरिंजन लाल किसी चोट खाए हुए सांप की तरह बल खाकर बोला, ये मत भूलो कि शहबाज खान को नीचा दिखाने के तुमने मोहसिन अली के जरिए जो जाल बिछाया था वो खुद हमारे हक में ज्यादा मुहलक साबित हुआ। जो कुछ हुआ है वो मेरे लिए भी नाकाबिले विश्वास है। शकला ने जवाब दिया, उस ब्रीफ केस में मैंने अपने ही आपकी ही इच्छा पर खामोश रहो, दीवारों के भी कान होते हैं। एक तरीका और भी है। वो क्या? अगर डीएसपी सराज को रास्ते से हटा दिया जाए तो बाजी हमारे हक में पलट सकती है। नॉनसेंस, नरिंजन लाल ने हाथ मलते हुए कहा, तुम जो शहबाज खान को दरमियान से हटाने में नाकाम हो गए, मोहसिन अली को बतौर चारा इस्तेमाल करने में हार गए, अब भला डीएसपी सराज को? आप शायद मेरा मतलब नहीं समझे। शकला ने मैंने खेद अंदाज में जवाब दिया, क्या कहना चाहते हो? डीएसपी सराज का तबादला, शकला ने कहा, और उसके लिए आपको ऊपर वालों से अपने तलकात के साथ ही साथ कुछ बकाओ लोगों की मुठियां भी गर्म करनी पड़ेंगी। नहीं, नरिंजन लाल ने फैसला कुन आवाज में कहा, मैं इन तमाम मुलाकात के बीच में अपनी टांग फंसाना नहीं चाहता। फिर और कोई उपाय है आपकी नजर में? हाँ, वो क्या? अपनी साख को बरकरार रखने के कारण और पुलिस वालों पर यह जाहिर करने के लिए कि मेरा इन तमाम बातों से कोई संबंध नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बाकी है। नरिंजन लाल ने संजीदगी से कहा, फिर थोड़े तवक्कुफ से बोला, तुम्हारी छुट्टी कर दी जाए। क्या मतलब? शकला उछल पड़ा। उसने नरिंजन लाल को ऐसी नजरों से देखा जैसे उस जवाब से इस जवाब की तवक्का नहीं थी। परेशान मत हो, अपनी फिल्म से तुम्हारी अलहदगी का खेल
दुनिया के दिखावे के लिए होगा। रहा तनख्वाह का मसला, तो वो तुमको हर महीने पाबंदी से मिलती रहेगी। वो तो ठीक है, लेकिन इस तरह मेरा केस और ज्यादा कमजोर पड़ जाएगा। हो सकता है कि तुम जो सोच रहे हो गलत ना हो, लेकिन मेरे पास इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। हाँ, मैं तुम्हें इस बात का वचन देता हूँ कि अदालत की जानब से निर्दोष साबित होने के बाद मैं तुम्हें दोबारा मुलाजमत पर वापस बुला लूंगा। क्या ये आपका आखिरी फैसला है? शकला ने स्पॉट लहजे में सवाल किया। हाँ, गोया आप मुझे मुलाजमत से बरतरफ कर देंगे। क्यों? बात को समझने की कोशिश करो। इस समय हवा के रुख की बात छोड़ो सेठ, और एक बात मेरी भी काल खोल कर सुन लो। दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर मूल लेना अच्छा नहीं होता, शकला ने उठते हुए कहा। फिर मैंने खेद अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, इससे बेशतर कि तुम मुझे मुलाजमत से निकालो, मैं खुद अपना इस्तीफा पेश कर दूंगा। परंतु एक बात ध्यान में रखना कि शकला से बिगाड़ तुम घाटे में रहोगे। फिर वो अपना जुमला मुकम्मल करने के साथ ही तेजी से पलटा और लंबे लंबे कदम उठाता हुआ आफत से बाहर चला गया। नरिंजन लाल एक लम्हे तक अपनी कुर्सी पर बैठा बार बार पहलू बदलता रहा, और फिर उसने डायरेक्ट फोन का रिसीव उठाया और इस अंदाज में किसी का नंबर डायल करने लगा जैसे उसने अपनी जहनी परेशानियों का कोई मुनासिब और माकूल हल तलाश कर लिया हो। उसके होंठों पर बड़ी जहरीली मुस्कुराहट फैल रही थी, बिल्कुल किसी सांप ही की तरह जिसकी आंखें अपने शिकार को डसने से पहले चमक उठती हैं। डीएसपी सिराज के दफ्तर में मेरी तलबी वाले साहब के ईमा पर हुई थी। मैं जिस वक्त सिराज की ऑफिस में दाखिल हुआ, वो किसी अहम फाइल के मुताले में मसरूफ था, लेकिन मुझे देखते ही उसने ना सिर्फ ये फाइल बंद कर दी, बल्कि बड़े पुरतपाक अंदाज में मेरा खैर मकदम किया। कुछ देर तक हमारे दरमियान रस्मी गुफ्तगू होती रही। फिर जैसे सिराज ने असल मकसद की तरफ आते हुए कहा कि आपको इल्म है मिस्टर शहबाज कि मैंने आपको यहाँ आने की जहमत क्यों दी है। मेरा ख्याल है कि वाला साहब मेरी तरफ से कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद हो गए हैं, मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। पहले मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन अब सिराज कुछ कहते कहते खामोश हो गया। अब क्या बात हो गई? अब हालात ने बड़ी तेजी से पलटा खाया है कि आपने आज सुबह का अखबार नहीं देखा? नहीं, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। कोई खास खबर? जी हाँ, कल रात किसी ने नरिंजन लाल के बिजनेस मैनेजर को गोली मारकर हलाक कर दिया। आई सी, मेरा ख्याल है कि इस किसी कत्ल के पास पश्त दो ग्रुप आपस में किसी एक को का हाथ हो सकता है, सिराज ने कहा और फिर थोड़े तवक्कुफ के बाद बोला, या तो इस कत्ल में उन लोगों का हाथ शामिल है जो मनशियात की गैर कानूनी तजारत में शकला के साथ मुलव्वस थे, या फिर इस कत्ल के पीछे खुद नरिंजन लाल का हाथ भी हो सकता है। नरिंजन लाल? मैं चौंका, लेकिन शकला उसके लिए बहुत काम का आदमी था। उसी की एमा पर तो मोहसिन अली मुझे एक घनौनी साजिश में फांसने की कोशिश की थी, और इसके अलावा उसकी हैसियत नरिंजन लाल के इदारे में बहसियत मैनेजर की थी। कल शाम तक जरूर थी। मैं समझा नहीं। यही बात तो शकला की मौत के मुअम्मे को उलझा रहा है, सिराज ने संजीदगी से जवाब दिया। कल शाम आफत खत्म होने के बाद बेशतर शकला ने नरिंजन लाल को अपना इस्तीफा पेश कर दिया था और कल रात ही उसे खत्म कर दिया। ऐसी सूरत में तो नरिंजन लाल की शख्सियत पर शुबा नहीं किया जा सकता, मैंने दलील पेश की। जब शकला खुद ही मुस्तफी हो गया था तो फिर नरिंजन लाल को उसे ठिकाने लगवाने की क्या जरूरत थी? हो सकता है कि आप किसी दलील को पेशे नजर रखते हुए नरिंजन लाल ने शकला के खिलाफ साजिश का जाल बुना हो। सिराज ने कुर्सी पर पहलू बदलते हुए कहा, मुमकिन है कि शकला के हाथ में नरिंजन लाल के खिलाफ कोई अहम कमजोरी हो जिसके पेशे नजर उन दोनों के दरमियान किसी इख्तलाफ ने सर उबारा हो। शकला ने अपना इस्तीफा पेश करके नरिंजन लाल को अपनी अहमियत का एहसास दिलाने की कोशिश की हो, और इस बात से फायदा उठाते हुए उसने शकला को हमेशा अपने के लिए अपने रास्ते से हटा दिया। कि आप नरिंजन लाल से मिल चुके हैं? नहीं, सिराज ने इस पर बराह रास्त झांकते हुए मैंने खेद लहजे में कहा, नरिंजन लाल से मिलने से पहले मैंने आपसे मिलना ज्यादा जरूरी समझा है। कोई खास बात? मिस्टर शहबाज, क्या यह दुरुस्त है कि नरिंजन लाल ने फोन पर आपसे इस बात की दरख्वास्त की थी कि आप किसी खास टेंडर के सिलसिले में उसके हक में दस्तबरदार हो जाएं? आपको इस बात का इल्म किस तरह हुआ? मैंने हैरत का इजहार किया। आपके वालिद साहब ने बजाते खुद इस बात का तज़किरा मुझसे किया था और बतौर खास ताकीद भी की थी कि मैं आपकी हिफाजत का खास ख्याल रखूं। क्यों? मुझे किस बात का खतरा लाहक हो सकता है? आप मोहसिन अली को क्यों फरामोश कर रहे हैं? सिराज ने जवाब दिया, मोहसिन अली से मुझे इस हरकत की तवक्का नहीं थी, मैंने संजीदगी से कहा। बहरहाल खुदा का शुक्र है कि वो अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो सका। वैसे अगर वो चाहता तो ब्रीफ केस से हीरोइन बरामद ना होने के बाद खुद को निहायत आसानी से बचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आखिर क्यों? क्या वो जानबूझकर खुद को कानून के हवाले करना चाहता था? हो सकता है
तलाशी से कब्र उसे यकीन था कि ब्रीफ केस से हीरोइन बरामद होगी। ऐसी सूरत में उसकी जगह अगर कोई और होता तो वो भी खुद को बचाने की खातिर असलियत उगल देने से गुरेज नहीं करता। मेरी इत्तला के मुताबिक उसने गालबन पुलिस को यही बयान दिया था कि शहबाज ने उसे 2 लाख के इवज अपनी साजिश की तकमील के लिए खरीदा था। ऐसी शक्ल में अगर मोहसिन अली खुद को हालात की रोशनी में बचाने की कोशिश करता तो शक्ला के आदमी उसे ठिकाने लगा देते। 2 लाख की रकम मामूली नहीं होती, और फिर हीरोइन बनाने वाले ब्रीफ केस की हैरत अंगेज तब्दीली भी शक्ला को मुतमिन नहीं कर सकती थी। इन हालात के पेश नजर हो सकता था कि मोहसिन अली को कानून की तहवील में देना ही सबसे ज्यादा महफूज लगा हो। आपकी बात में खासा वजन है, लेकिन आप शक्ला के कत्ल को किस खाने में फिट करेंगे? हो सकता है इसमें ड्रग माफिया के एजेंटों का हाथ शामिल हो। मुमकिन है। सिराज ने मेरे ख्याल की तायद की और गर्दन हिलाते हुए कहा। फिर यक लफ्ज़ उसने गुफ्तगू का रुख बदल कर पूछा, क्या आप मुझे ये बताना पसंद करेंगे कि निरंजन लाल ने आपको अपने हक में दस्त बरादर होने के सिलसिले में क्या ऑफर दी थी? 10 लाख, मैंने बड़ी साफ गोई से कहा। उसने रकम में इजाफे की बात भी करना चाहिए थी, लेकिन मैंने जवाब में उसे यही कहा था कि मैं 50 लाख के इवज भी इस टेंडर को हाथ से नहीं जाने दूंगा। फिर सिराज ने मेरे चेहरे का जायजा लेते हुए पूछा। इसने मुझे धमकी दी थी कि वो किसी कीमत पर अपनी बात तस्लीम करने पर आमादा नहीं हो सकता। मैंने संजीदगी से कहा। फिर वो तमाम गुफ्तगू पूरी तफसील से दोहराता चला गया जो मेरे और निरंजन लाल के दरमियान हुई थी, लेकिन मैंने जानबूझकर उस टेप का जिक्र नहीं किया जिसमें हम दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू महफूज थी। सिराज पूरी तरह तवज्जो से मेरी बात सुनता रहा, फिर मेरे खामोश होने पर बोला, क्या इस टेंडर के सिलसिले में आपकी शक्ला से भी कोई बात हुई थी? जी नहीं। सिराज कुछ कहने का इरादा ही कर रहा था कि एक कांस्टेबल ने अंदर दाखिल होकर उसे बताया कि मोहसिन अली किसी खास सिलसिले में उससे मिलना चाहता है। सिराज ने उसे अंदर बुला लिया। मोहसिन अली के साथ इस थाने का SHO भी था जहां उसे लॉकअप में रखा गया था। उसके हाथों में हथकड़ी पड़ी हुई थी। मुझे वहां देखकर मोहसिन अली के होंठों पर एक हकारत अमीज मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर वह बराह रास्त सिराज से मुखातब होकर बोला, मैं अपने साहब बयान में कुछ तब्दीली करना चाहता हूँ। वो क्या? मैंने शक्ला के बारे में जो कुछ भी कहा था वो सब एक मन घड़त बातें थी। मोहसिन अली का लहजा सपाट था। फिर तुमने मजिस्ट्रेट के रूबरू गलत बयान क्यों दिया था? सिराज ने तेवरी पर बल डालते हुए सवाल किया। अचानक मोहसिन अली के चेहरे पर वैसी ही तब्दीलियां और अलामतें रूनुमा होने लगी जो इससे बेशतर मैं रूपनगर में जमुना और अपने दफ्तर में आरफा के चेहरे पर महसूस कर चुका था। शंकर, मेरे जहन में एक झमाका सा हुआ। मैंने सोचा कि क्या इस वक्त शंकर के पूरे इसरार और पलीद कुव्वतों ने मोहसिन के दिलो दिमाग पर भी अपना तसल्लुत जमा लिया है। मेरा अंदाजा गलत साबित नहीं हुआ। मामलात को समेटने की कोशिश करो सिराज बाबू, मोहसिन अली ने इस बार बदले हुए लहजे में सवाल किया। ज्यादा जंजाल में पड़ोगे और खट राग खड़ा करोगे तो निराशा के सिवा और कुछ तुम्हारे पले नहीं पड़ेगा। शट अप। सिराज का मूड यकलख्त ऑफ हो गया। उस वक्त शायद तुम अपने होश में नहीं हो। ज्यादा ऊंचे सुरों में बोलने की कोशिश मत करो बालक। तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं कौन हूँ? लेकिन मोहसिन अली ने तेज पथराई हुई नजरों से मेरी तरफ देखा और फिर कुछ कहते कहते रुक गया। सिराज को दोबारा मुखातब होकर बोला, मेरी मानो तो इस खिलौनों को मेरे हाथ से उतार कर किसी और अपराधी के लिए उठा रखो। शक्ला की मौत के चक्कर में मत पड़ो। तुम? सिराज ने हैरत से घूरा। जो SHO अब से अपने साथ लाया था वो भी आंखें फाड़े ताज्जुब से उसे देख रहा था। हाँ, इसमें से इस समय मोहसिन अली नहीं हूँ, एक ऐसी महान शक्ति हूँ जिसके लिए अभी तक तुम्हारे कानून में कोई शुद्ध एजाद नहीं हुआ। मोहसिन अली ने शंकर के लहजे में मीनिंग बनाते हुए कहा, मेरा रास्ता खोटा करने की कोशिश करोगे तो अपनी राह से भी भटक जाओगे। तुम क्या कहना चाहते हो? सिराज ने हैरत से पूछा। निरंजन लाल का ध्यान अपने मन से निकाल दो, इसी में तुम्हारी मुक्ति है। वरना शक्ला के बयान को वह फाइल जो गुम हो गई है वो अगर तुम्हारे घर से बरामद हो गई तो तुम्हारा क्या बनेगा? जरा सोचो। मैं बड़ी मुश्किलों से खुद पर काबू पाए खामोश बैठा रहा। मुझे इस बात का अंदाजा उसी दिन हो गया था कि जिस दिन आरफा के दिलो दिमाग को शंकर की कुव्वतों ने अपने कब्जे में लिया था। शंकर निरंजन लाल के लिए अपनी पुरइसरार और गंदी कुव्वतें इस्तेमाल कर रहा था। कालका ने मुझे यही बताया था। क्या तुम मेरे और अपनी अदाकाराना सलाहियतों का सिक्का जमाना चाहते हो? सिराज ने सर जलैदे में कहा, मगर इतना याद रखो मोहसिन अली कि अब तुम किसी कीमत पर खुद को सजा से नहीं बचा सकोगे। जो मिनश जीवन से अपना नाता तोड़ ले उसे इस धरती का कोई कानून सजा नहीं दे सकता। मैं मोहसिन अली की लाश को छोड़कर जा रहा हूँ बालक। इसे अपने धर्म के अनुसार किसी कब्रिस्तान में दफन कर देना और इस बात को भी अपने ध्यान में रखना कि अगर तुमने
और तुम्हारे आदमियों ने निरंजन लाल को बिना किसी कारण के परेशान किया तो तुम्हारा अंत भी मोहसिन अली से मुख्तलिफ ना होगा। डीएसपी सिराज ने कोई जवाब देना चाहा था, लेकिन फिर जो कुछ हुआ उसे देखकर सबके चेहरे फक हो गए। मोहसिन अली तिवरा कर जमीन पर गिरा, उसके मुंह से गाढ़ा गाढ़ा खून उबलने लगा। कुछ देर तक वो हमारी नजरों के सामने माही बेआब की तरह जमीन पर पड़ा झटके खाता रहा, फिर उसका जिस्म अकड़ कर रह गया। सिराज फटी फटी नजरों से जमीन पर पड़ी हुई लाश को घूरता रहा। मोहसिन अली के भयानक अंजाम ने मुझे अपने रोजमर्रा के मामूल में ज्यादा मोहतात रहने पर मजबूर कर दिया था। सिराज के दफ्तर में भी जब शंकर मोहसिन अली के जिस्म पर काबिज था, इस वक्त वो ये कहते कहते अचानक खामोश हो गया था कि मैं उसकी गंदी शख्सियत से भी वाकिफ था। शायद पंडित बंसीदार ने उसे समझा दिया होगा कि जब तक वो कालका की पुरइस्रार कुव्वतों को हासिल करने का जाप मुकम्मल ना कर ले, उस वक्त तक वो मुझे छेड़ने से गुरेज करे। मुझे अच्छी तरह याद था कि जब शंकर बंसीधर के साथ कालका की मूर्ति वापस लाने के इरादे से मेरे दफ्तर में आया था, उस वक्त भी वो मुझ पर अपनी बढ़तरी का एहसास दिलाने के लिए बेचैन था। लेकिन उसने मुझे बहुत गौर से देखने के बाद शंकर को इसके नापाक इरादों से बाज रहने की तलकीन की थी। पंडित बंसीधर के जुमले इस वक्त भी मेरी कानों में गूंज रहे थे जब मैं अपने दफ्तर में बैठा रोजमर्रा के कामों में मसरूफ था। पहले उसने शंकर को मुखातब करके कहा था, नहीं शंकर, तुमने अपने मन में जो सोचा है वो इस समय पूरा नहीं होगा। फिर वो मुझे घूरते हुए बोला था कि तुम बड़े बागवान हो बालक। शंकर अभी घुप अंधेरों में दूर तक देखने का आदी नहीं हुआ, इसके लिए उसे भी बहुत सारे जाप करने होंगे। धूनी रमाकर मंडल में आलती पालती मारकर बैठना होगा। मिनश को कोई शक्ति प्राप्त करने के कारण बड़ी कठिन तपस्या करनी पड़ती है। सोना इतनी आसानी से कुंदन नहीं बन जाता, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। मिनश को तब कहीं जाकर वो अंधेरों में देखने के काबिल होता है, परंतु मैं देख रहा हूँ इस परछाई को जो तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे सर पर मंडला रही है। उस परछाई का राज क्या था? क्या कालका की पुरइस्रार कुव्वतों ने मुझे शंकर के जंत्रों मंत्रों से महफूज रखने के लिए मेरे इर्द गिर्द कोई साया कायम कर दिया था, या फिर वो मेरे नाना की बुजुर्गी का करिश्मा था जिसने मुझे शैतानी कुव्वतों के शर से बचाने की खातिर अपनी रहमानी कुव्वतों का जाल बुन दिया था। मैंने मोहसिन अली को पेश आने वाले नाकाबिले यकीन हादसे के पास आरफा और दफ्तर के चपड़ासी को भी बड़ी सख्ती से इस बात के लिए पाबंद कर दिया था कि ख्वाह मेरे ही दफ्तर का कोई आदमी क्यों ना इसे मेरी इजाजत हासिल किए अंदर ना आने दिया जाए। निरंजन लाल का मुझे 10 लाख की ऑफर देना और मेरे सख्ती से इनकार यकीनन उसे गिरां गुजरा होगा। पेश आने वाले हालात के तहत निरंजन लाल की पोजीशन को बराह रास्त मशकूक नहीं समझा जा सकता, लेकिन मेरे पास टेप की सूरत में एक ट्रम्प का कार्ड ऐसा था जो उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता था। मैं अभी उन्हीं की ज़हनी गुत्थियों को सुलझाने में मसरूफ था कि इंटरकॉम का बर्जर बोल उठा। यस, मैंने रसूल उठाकर कहा, सर डीएसपी सिराज लाइन पर हैं। आरफा ने इत्तला दी, मिला दो। मैंने इंटरकॉम का रसूल रखकर फोन का रसूल उठा लिया। दूसरी तरफ से डीएसपी सिराज की आवाज उभरी, मिस्टर शहबाज, मैं सिराज बोल रहा हूँ। हाँ, शकला की मौत के सिलसिले में एक हैरत अंगेज इंशाफ हुआ है। वो क्या? मैंने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। उसे कत्ल नहीं किया गया, बल्कि उसने खुदकुशी की है। क्या मतलब? मैं चौंके बगैर ना रह सका। सिराज के लहजे से भी इसी बात का इज़हार हुआ था कि शकला की खुदकुशी वाली इत्तला खुद उसके लिए भी हैरान कुन साबित हुई थी। जाए वकूवा से जो असला बरामद हुआ है और माहरीन की रिपोर्ट के मुताबिक उस पर शकला के अलावा किसी और के फिंगरप्रिंट्स मौजूद नहीं। इसके अलावा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से भी यही जाहिर होता है कि फायर इंतहाई क्लोज रेंज से किया गया है। आपका जाती ख्याल क्या है? फिलहाल मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि शकला मर्डर केस में निरंजन लाल का हाथ किसी न किसी जाविये से जरूर शामिल होगा। मेरी जाती नजरिया भी यही है, लेकिन अदालत में कोई ठोस सबूत पेश किए बगैर उसे नहीं घसीटा जा सकता। मुझे मालूम है, फराज ने संजीदगी से कहा। इस वक्त मैंने आपको एक और मकसद से फोन किया था। वो क्या? आपको अब एहतियात की शदीद जरूरत है। फराज के लहजे में खुलूस था। जो सूरत हाल भी सामने आई वो एक मखसूस टेंडर आपकी फिल्म के नाम जारी होने के बाद ही पेश आई है। ऐसी सूरत में इस बात के इम्कानात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मोहसिन अली और शकला के बाद अब मुजरिमा का रुख आपकी जानब भी हो सकता है। शुक्रिया मिस्टर सिराज, मैं मुहतात रहने की कोशिश करूंगा। और दूसरी जानब से सिलसिला मुंतके हो गया था। मैंने भी रसूल कैलेंडर पर रख दिया।
शकला की खुदकुशी करने वाली इतला ना जाने क्यों मेरे हलक से नीचे नहीं उतर रही थी। वो यकीनन किसी गहरी और पहले से तयशुदा साजिश का शिकार हुआ था, लेकिन खुदकुशी कत्ल का केस साबित करने के लिए किसी ठोस सबूत की जरूरत थी। डीएसपी सिराज का फोन आने के बाद मेरे लिए अपनी हिफाजत का एहसास दो चंद हो गया। मैं बुज़दिल नहीं था। पुलिस ट्रेनिंग के दौरान बारहा ऐसे मौके आए जब मुझे मौत की आंखों में आंखें डालकर दरपेश हालात के आगे सीना सुपर होना पड़ा था, लेकिन मौजूदा सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि मेरा मुकाबला किसी ऐसे दुश्मन से आन पड़ा था जो छुपकर अंधेरे में पुश्त पर वार करने का आदी था। नरिंदन लाल जैसा बिजनेसमैन इतनी पुरानी और घटिया हरकतों पर उतर आएगा, मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था। अपना मतलूबा टेंडर के हाथ से निकल जाने के बाद उसने मेरे साथ सौदेबाजी की कोशिश की थी। मेरे इनकार के बाद उसने मुझे इस बात की धमकी दी थी कि अगर मैंने उसके साथ समझौता ना किया तो उसकी दुश्मनी मुझे महंगी पड़ेगी। फौरी तौर पर मेरे जहन में यही ख्याल उभरा कि टोनी को कुछ दिनों के लिए अपने दफ्तर में शिफ्ट कर लूं। मैंने उसे फोन करने की खातिर रसीवर हाथ की तरफ हाथ बढ़ाने के बारे में अभी सोच ही रहा था कि कालका की मानूस आवाज मेरे कानों में गूंज उठी। समय बर्बाद मत करो, टोनी को दरमियान में लाने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मैं कालका की आवाज सुनकर चौंका। हाँ, तुम्हारी कालका रानी, वो दिल लुभाने वाले लहजे में बोली। मैंने तुमसे कहा था कि मन के अंदर का हाल जानने की मैं शक्ति रखती हूँ। तुम मुझे याद करो या ना करो, परंतु मैं हर आड़े वक्त में तुम्हारी सहायता करूंगी। उसकी आवाज भी एक ठोस शामिल था। तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने संजीदगी से कहा। क्या मोहसिन अली और शकला के बाद मेरी जिंदगी को भी खतरा लाहक होगा? इस विचार को मन से खुच डालो। जब तक कालका तुम्हारे साथ है, कोई शक्ति तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। कालका ने बड़े विश्वास से जवाब दिया। मैंने तुम्हें बताया था कि पिंडत बंसीदार चौंका मुझे हासिल करने के लिए धूनी रबाई बैठा है, इसलिए उसने शंकर को नरिंजन लाल के लिए काम करने पर आमादा कर दिया है। मोहसिन अली की मौत शंकर के हाथों हुई है। मोहसिन अली अगर जिंदा रहता तो शकला के हाथों में भी हथकड़ी पड़ सकती थी। और शकला ने खुदकशी क्यों की? मैंने तेजी से पूछा। इसमें खुद नरिंजन लाल का हाथ है। शकला ने आत्महत्या नहीं की, कालका ने कहा। उसे विक्रम नामे एक बदमाश ने मौत के घाट उतारा था। विक्रम किसी जहरीले नाग ही की तरह खतरनाक है। उसका डसा पानी भी नहीं मांगता। उसने शकला के हथियार से उसे गोली मार दी थी। इस समय उसने हाथ में दस्ताने पहन रखे थे। फिर वो हथियार उसने शकला के हाथ में फंसा दिया था, जो अब तुम्हारे कानून के रखवालों को खुदकशी की कहानी सुना रहा है। नरिंजन लाल ने तुम्हें भी अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटाने के लिए उसी विक्रम की खिदमत हासिल की हैं। शंकर पहले ही तुम्हारे खिलाफ है। वो दोनों मिलकर तुम्हें इस तरह अपने जाल में फांसेंगे कि तुम्हारी मौत का भी कोई सबूत पुलिस को ना मिल सके। ये उन दोनों का विचार है, परंतु ऐसा नहीं होगा। फिर क्या होगा? जो तुम चाहोगे, कालका ने बड़ी चाहत से कहा। तुम चाहो तो मैं विक्रम और निरंजन लाल दोनों को ठिकाने लगा सकती हूँ। विक्रम मेरे इशारों पर किसी बड़े बाजार में सैकड़ों आदमियों की मौजूदगी में भी निरंजन लाल का क्रियाक्रम कर सकता है। तुम आज्ञा दो तो मैं निरंजन लाल को तुम्हारे मित्र डीएसपी सिराज के हाथों गिरफ्तार भी करा सकती हूँ। वो किस तरह? मोहसिन अली, जिसके ब्रेव केस में हीरवन भरी हुई थी, वो अभी तक हर मिनट के लिए एक मुहिम्मा बना हुआ है। कालका पूरे एतमाद से बड़े ठोस लहजे में बोली। हीरवन से भरा हुआ ब्रीफ केस लोहे के सेफ से भी बरामद हो सकता है, जो निरंजन लाल के अपने ऑफिस में है और जिसे निरंजन लाल के अलावा कोई ऑपरेट नहीं करता। जो तुम्हारी इच्छा है वही होगा। अगर विक्रम को कानून के शिकंजों में जकड़वा दिया जाए तो उसके करतूत पहले से ही पुलिस के रिकॉर्ड में मौजूद हैं। उसे फंसवाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तुम्हारी जाती राय क्या है? मैं चाहती हूँ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। कालका ने इस बार गहरी संजीदगी से जवाब दिया। जब तक पिंडत बंसीदार को मैं किसी तरह मंडल से बाहर ना निकालूं, मेरा मुकाम तुम्हारी या पुलिस की सहायता करना ठीक नहीं होगा। शंकर बड़ा चतर और चालाक आदमी है। मैं नहीं चाहती कि उसे शुबा भी हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर पिंडत बंसीदार को इसकी भनक भी मिल गई तो मेरी तरफ से और ज्यादा मोहतात हो जाएगा। फिर तुमने क्या सोचा है? तुम अपनी तरफ से कोई चिंता ना करो। तुम्हारी कालका के होते हुए कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। लेकिन शंकर, क्या हुआ शंकर को? मैंने कालका की खामोशी को महसूस करते हुए पूछा। तुम उस पापी की पलीज शक्ति के कुछ चमत्कार पहले भी देख चुके होगे, कालका बोली। अब उसने एक नई चाल चली है। वो क्या? घबराओ नहीं, तस्वीर का वो भयानक रूप भी बहुत जल्द तुम्हारे सामने आ जाएगा। क्या तुम कबल आज वक्त मुझे इस खतरे से आगाह नहीं कर सकती?
मैंने पहलू बदल कर पूछा। कालका के जुमले ने मुझे तशवीश में मुब्तला कर दिया था। नहीं, कालका ने जवाब दिया, जब तक वो एक बार सामने ना आ जाए मैं अपनी जुबान नहीं खोल सकती, परंतु इतना जरूर बता सकती हूँ कि अगर शंकर ने ज्यादा खेल तमाशे दिखाने की कोशिश की तो फिर मुझे भी उसके जवाब में कुछ करना होगा। मैं समझा नहीं। जब तक कालका तुम्हारे साथ है, परेशान होने या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वो बड़ी लगावट से बोली। आराम से बैठे चैन की बंसी बजाते रहो। बंसीधर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम उसे मंडल से बाहर आने पर मजबूर कर सकती हो? मेरी यही कोशिश है कि वो किसी तरह अपना जाप पूरा ना कर सके, और अगर वो कामयाब हो गया तो मैं उसकी हर आज्ञा का पालन करने पर मजबूर हो जाऊंगी। उसे मेरी शक्तियों पर पूरा पूरा अधिकार हासिल होगा। इस बार कालका के लहजे में मायूसी का अक्स भी झलक रहा था। क्या तुम मुझे वो जगह नहीं बता सकती जहां बंसीधर आलती पालती मारे बैठा तुम्हें मुझसे छीन लेने के ख्वाब देख रहा है? मैंने कालका को हमवार करने की कोशिश की। जब तो तुम मेरे लिए सब कुछ कर सकती हो तो क्या मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता? अभी समय का इंतजार करो, वो थोड़े तवक्कुफ से बोली। कल क्या होगा इसका भेद केवल देवी देवताओं के और किसी को नहीं मालूम। कालका, मैंने कुछ सोचते हुए कहा, क्या ये मुमकिन नहीं हो सकता कि जब तुम मेरे सामने हो तो मैं तुम्हारे वजूद को खुली निगाहों से देख सकूं? क्या करोगे? एक खिलौने को देखकर वो लहक कर बोली। हो सकता है तुम मुझे देखकर नफरत से मुंह ही फेर लो, और ये भी हो सकता है कि तुम्हें देखकर मैं तुम्हें बाहों में समेट लेने को तड़प उठूं। मैंने बेख्तियारी का इजहार कर दिया। मैं इसमें कोई वचन नहीं दे सकती, परंतु मैं चाहूं तो तुम मुझे देख भी सकते हो। फिर मैं उससे मुखातब हुआ, लेकिन उसकी सिमत से कोई जवाब नहीं मिला। शायद वो जा चुकी थी। बहरहाल कालका की वजह से मुझे इस बात की ढारस जरूर हुई थी कि निरंजन लाल या उसके ज़र खरीद गुंडे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। मैंने बड़ी देर तक खामोश बैठा कालका के तस्वर से दिल बहलाता रहा। फिर मुझे यकलख्त उसकी बात वो याद आ गई जो उसने शंकर के बारे में कही थी। मेरे जहन में उसका ख्याल बात गश्त बनकर गूंजने लगा। इस पापी की पलीज शक्ति ने अब एक नई चाल चली है। तस्वीर का वो भयानक रूप भी बहुत जल्द तुम्हारे सामने होगा। वो कोई हल्की सी आवाज थी जिसे सुनकर मैं जाग उठा, लेकिन मैंने फौरी तौर पर करवट बदलने की कोशिश नहीं की। मेरी छठी हिस्स ख्वाबगाह में किसी दूसरी शख्सियत का एहसास मुझे दिला रही थी। कमरे में नीले रंग का नाइट बल्ब रोशन था। मुझे अच्छी तरह याद था कि मैंने बिस्तर पर लेटने से कबल ख्वाबगाह का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। ऐसी सूरत में अगर मेरी छठी हिस्स मुझे धोखा नहीं दे रही तो जो कोई भी था दरवाजा खोलने के बाद ही अंदर दाखिल हुआ होगा। मेरी ऑटोमेटिक पिस्तौल तकिए के नीचे मौजूद था। मैं एक लम्हे के चौथाई हिस्से में भी उसे हासिल कर सकता था, लेकिन मैंने जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं किया। अंदर आने के बाद वो शख्स मेरी तरफ से पूरी तरह मुहताद होगा। मेरी एक मामूली सी लग्जश भी मेरी मौत का पेश कीमा साबित हो सकती थी। मैंने आंखों के दरमियान हल्की सी झरी कर रखी थी और वह किसी तरह किसी दूसरी सूरत उभरने वाली आहट पर मेरे कान जमे हुए थे। ऐसे मौके पर इंसान किस कदर आसाबी कश्मकश का शिकार होता है, इसका अंदाजा आप बखूबी कर सकते हैं जो इस किस्म के हादसा से 2-4 हुए होंगे। अभी मुझे डीएसपी सराज और कालका के कहने के मुताबिक किसी तशवीश में निरंजन लाल की जानब से खतरा पेश आ सकता है। खासी देर तक मैं एक ही करवट लेटा रहा। मेरे असाब का तनाव आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था और मेरा सीधा हाथ चींटी से भी मध्यम रफ्तार से आहिस्ता आहिस्ता तकिए की जानब रेंग रहा था जहां मेरा ऑटोमेटिक पिस्तौल मौजूद था। फिर वो लम्हा भी आ गया जब मेरा हाथ ऑटोमेटिक पिस्तौल तक पहुंच गया, लेकिन 15 मिनट गुजरने के बावजूद कोई दूसरी आहट मेरे कानों में से ना टकराई। मैंने सोचा कि शायद वो मामूली सी आवाज शायद मेरा वहम हो, लेकिन इसके बाद मैंने जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं किया। अगर कोई मेरी ख्वाबगाह में मौजूद था तो वो भी यकीनी तौर पर इस बात का यकीन कर लेना चाहता होगा कि मैं बेखबरी की नींद सो रहा हूँ। मेरी एक जरा सी हरकत से वो वार कर गुजरने पर उसे उकसा सकती थी। जब खासी देर गुजरी तो मैंने इस अंदाज में करवट बदली कि वो हरकत मुझसे नींद की हालत में सरदर्द हुई हो। ख्वाबगाह में मध्यम रोशनी होने के बावजूद मैं हर शय को देख सकता था। करवट लेते ही मैंने पलकों की झड़ी के दरमियान जो कुछ देखा मेरे लिए हैरत अंगेज ही था। कोई नवार्द मेरी रिवॉल्विंग चेयर पर मौजूद था और उसका रुख मेरी ही जानब था। ये बात में करीने कयास थी कि वो मेरी एक एक हरकत का जायजा ले रहा था।
वो कुछ देर इसी पोजीशन में मैं लेटा रहा। फिर मैंने एक्शन लेने के बारे में सोचा। ऑटोमेटिक के दस्ते पर मेरी गिरफ्त बड़ी मजबूती से उभरी थी। मैं उसे बाआसानी लेटे ही लेटे शिकार कर सकता था। अभी मैंने एक्शन लेने के बारे में सोचा ही था कि वो जो कुर्सी पर बैठा हुआ था उठकर खड़ा हो गया। फिर मैं चौंके बगैर न रह सका। वो कोई चोर उचक्का या डाकू नहीं था। मैंने उसे कुर्सी से उठते ही पहचान लिया था। ये वही सफेद रेश बूढ़ा था जिसे मैंने बेशतर भी से देख चुका था। रूपनगर में हशमत खान के साथ उसकी आमद के बाद खान दिलावर का पागलपन यकलख्त दूर हो चुका था। और इस वक्त भी इस पुरअसरार शख्स ने, जो यकीनन खुदा का कोई मजदूर बंदा और पहुंचा हुआ बुजुर्ग था, अपने जिस्म को कंबल में लपेट रखा था। उसके सीधे हाथ में वही टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी मौजूद थी। उसी लकड़ी के फर्श से टकराने की आवाज से मेरे कानों में पड़ी थी। उसके पहचान लेने के बाद मैंने ऑटोमेटिक पिस्तौल के दस्ते से अपना हाथ उठा लिया। कोई गैबी कुव्वत थी जो मेरे रास्ते आहिस्ता आहिस्ता तस्खीर कर रही थी और मैं पूरी तरह बेदार था। आंखें खोले उस कंबल पोश को देख रहा था, लेकिन मुझ में इतनी कुव्वत नहीं थी। खनकी होने के बावजूद आहिस्ता आहिस्ता मेरा जिस्म पसीने से शराबूर हो गया था। मुझ पर एक नाकाबिले यकीन हैबत तारी हो रही थी। क्यों अचानक कंबल फौज की सरसराती हुई आवाज मेरे कानों में नश्तर बनकर उतरती चली गई। लोहे के खिलौने पर तेरी गिरफ्त ढीली क्यों पड़ गई? डर गया एक बूढ़े से बदकार? मैं उसे कोई जवाब ना दे सका। ख्वाबीदा नजरों से टिकटिकी बांधे उसे देखता रहा। बालग हो गया है, बूढ़े ने तवक्कुफ के बाद कहा। हमवार रास्तों की जानब दौड़ने की आदत डाल रहा है। मौत से डरता है बदबख्त। मौत अटल है, उसे दुनिया की कोई कुव्वत नहीं डाल सकती, जिसकी तरफ से बस एक इशारा होता और इंसान पलक झपकते में छूमंतर हो जाता है। क्या समझा? सारे खिलौने धरे के धरे रह जाते हैं। उसकी शोला बार नजरें मेरे चेहरे पर मरकूज थी। मैं जैसे पत्थर का होकर रह गया। सांप सूग हो गया, नहंजार चला था दूसरों के साथ पंजा लड़ाने। अब बोलता क्यों नहीं? आवाज दे अपनी कुव्वतों को, मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दे। मैं भी देखता हूँ कि कौन आता है। उसकी आवाज में बपरी हुई लहरों का शोर शामिल था। बाबा जुबान बंद रखो, उसने सर्द लहजे में मुझे घर की दी। कलाबाजी लगाने से बाद आ जाओ, वरना किसी दिन खूंटी पर लटका नजर आएगा। बाबा, मैंने बेमुश्किल कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरे लहजे में आर्जी थी। माथे पर तिलक और लगा ले। किसी शमशान घाट की सर्द राख में सर के बल खड़ा होने लगा। क्या हिमालय पर चढ़कर ठुमका लगाने का इरादा तर्क कर दिया? लंगर मंडप सजाने की सोच रहा है। पल्लू से बांधकर आग चारों तरफ फेरा लगाएगी। नौटंकी का तमाशा दिखाएगा दुनिया वालों को। बाबा, मुझे आवाज दे, वो हकारत से बोला। कपड़े फाड़ कर लंगोटी पहन ले, चेहरे पर संदल और बबूत मलकर जंगलों की तरफ निकल जा। किसी वीरान में दायरा बनाकर उसमें बैठ जा और आंखें बंद करके राम राम जपना शुरू कर दे। मरदूद, मुझे मायूस मत करो बाबा, मैंने गड़गड़ाते हुए कहा। बस तुम एक इशारा कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं को गला घोंट कर इतना गफील कर दे। बुजुर्ग ने गुस्से से लकड़ी को फर्श पर मारते हुए कहा। गर्क हो जा, इस तरह डूब जाके फिर कोई तुझे तलाश ना कर सके। तुम हो जा, बाकी सब टाई फिश हो जाएगा। मैं समझा नहीं, मैंने हिम्मत करके पूछा। बुरके में मुंह को छुपा ले, तुम को देखकर लेकिन कोई तुझे ना देख सके। बुजुर्ग ने संजीदगी से कहा। कठपुतली का खेल रचाने की आदत डाल ले, इस तरह के डोर के नजर ना आने पाए, वरना सब कुछ रेत के खरवंदे की मानत टूट कर बिखर जाएगा। फिर तू जानता है क्या होगा? तू टामक टोइयां मारनियां शुरू कर देगा। तुम्हारी बातें, रमज और इशारे मेरी समझ से बालातर हैं। फिर एक काम कर, उसने अपनी उलझी हुई दाढ़ी को जोर जोर से खुजाते हुए बड़े मैनी खेल अंदाज में कहा। तुम हुक्म करो बाबा, मैं सरदाबी की जुर्रत नहीं करूंगा, मैंने तेजी से जवाब दिया। इनकार तो नहीं करेगा? उसने दीवानों की तरह दीदे नचाते हुए सवाल किया। नहीं, मैंने इकरार करने में देर नहीं की। बगलें बजाना शुरू कर दे, सड़कों पर ठुमका लगाकर मजमा लगाने की आदत डाल ले, बेड़ा पार हो जाएगा। तुम मुझे टालने की कोशिश कर रहे हो बाबा, लेकिन मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। कबड्डी खेलेगा? बूढ़े ने बड़ी राजदारी से पूछा। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा, लेकिन चादर में मुंह छुपा ले, जल्दी कर। आंखें मूंद कर सोता बन जा, वो खबीस आ रहा है, तेरी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। बुजुर्ग ने यकलख्त संजीदगी से चारों तरफ देखते हुए कहा। फिर तेजी से मेरे करीब आया और सुंदरी लकड़ी की बनी हुई एक अंगूठी अपने हाथ से उठाकर मुझे पहनाते हुए मैंने खेत अंदाज में सरगोशी की। इसका जिक्र किसी और से ना करना, वरना मारा जाएगा। ये मेरा तोहफा है, समझा? इसे संभाल कर रखना, फिर तुझे कोई तलाश ना कर पाएगा। बाबा,
मैंने आरजी से कहा, मुझे अपने हाथों की लकड़ी दे दो, ज्यादा बोझ उठाएगा तो तेरे कदम लड़खड़ा जाएंगे। पहले जमीन पर कदम जमाकर चलने की आदत डाल ले, वरना नचोड़े हुए कीड़े की तरह किसी खूंटी पर उल्टा लटकता नजर आएगा। कंबल फोश बुजुर्ग ने अचानक होंठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने की तलकीन की, फिर बड़ी मदम आवाज में बोला, वो आ रहा है, एक बार फिर कान खोल कर सुन ले, मेरी अंगूठी की हिफाजत करना, किसी से इसके बारे में जिक्र ना करना, वरना फिर अंगूठा चूसता रह जाएगा। बाबा खुश, उसने फिर मुझे उस खामोश रहने का इशारा करते हुए कहा। जमीन पर पेशानी रगड़, लहू लहान हो जा, फना कर ले अपने आप को। फिर मैंने कुछ कहना चाहा था, लेकिन कंबल बोझ बूढ़ा मेरी निगाहों से उज्जल हो गया। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। मैं चारों तरफ मैंने नजर दौड़ाई, वहां मेरे सिवा कोई और नहीं था। शायद मैं कोई ख्वाब देख रहा था, मैंने सोचा, लेकिन फिर मेरी निगाह मेरे सीधे हाथ पर पड़ी तो मैं चौंक उठा। कंबल पोश बूढ़े की दी हुई अंगूठी मेरे सीधे हाथ की उंगली में मौजूद थी। मैंने उसे सूंघ कर देखा, वो संदरी लकड़ी ही की बनी हुई थी। उसकी खुशबू की लहर मेरे जहन को मुअत्तर कर रही थी। मुझ पर वजदान तारी होने लगा और फिर मैं तेजी से उठकर लपका। दरवाजा अंदर से बंद था। मैं जल्दी से उसे खोलकर बाहर निकल गया। मेरा ख्याल था कि वो बरगजीदा बंदा अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा, लेकिन बाहर निकलते ही मैं ठटक कर रुक गया। मेरी आंखों ने जो कुछ देखा वो नाकाबिल यकीन ही था। दावर, जिसे राजू ने मेरी निगाहों के सामने खुद का राइफल का ब्रस्ट मारकर मौत के घाट उतार दिया था, इस वक्त मेरे सामने सीना ताने खड़ा था। उसकी आंखें गैर मुतहरक थीं और मेरे उसके होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। काल का ने मुझसे कहा था कि शंकर ने एक नई चाल चली है। मेरे इस्तफार होने के बावजूद उसने कहा था कि तस्वीर का वो बेहानक रुख बहुत जल्द मेरी आंखों के सामने आ जाएगा। चुनाचा इस वक्त वो मेरी निगाहों के सामने था। खौफ की एक लहर, सर्द लहर मेरे वजूद में सरायत कर गई। वो खबीस आ रहा है, कंबल बोश का वो जुमला मेरे जहन में बाज गश्त बनकर गूंज उठा। मैं अपनी जगह से उसके किसी बेजान मुजस्मे की मानद साकत और जामत खड़ा फटी फटी निगाहों से उसे दावर को देख रहा था जो मर चुका था। फिर वो जिंदा किस तरह हो गया, मैंने हैरत से भरे हुए लहजे में सोचा। दावर को जिंदा सलामत देखकर मुझे अपनी कुव्वत बेनाई पर शुबा सा हो रहा था। मुझे वो रात अच्छी तरह याद थी जब कसीनो में नमी लड़की की खातर मेरा और दावर का झगड़ा हुआ था। नदीम के दरमियान में आन जाने से बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकी थी, मगर मैंने दावर की खौनख्वार निगाहों में उसी रात अपने लिए मौत का पैगाम पढ़ लिया था। और ये बात थी कि किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। कसूनी से उस रात वापसी पर नदीम का खास आदमी दावर जो मेरे साथ हो लिया था, उसने मुझे यही बराबर कराने की कोशिश की थी कि वो रास्ते में उतर जाएगा। मुझे इस बात का कतई इल्म नहीं था कि राजू ने किसके लिए मेरे साथ सफर करने पर इसरार किया था। उसका मकसद मुझे इस वक्त मालूम हुआ जब रास्ते में एक सुनसान और वीरान रोड पर दावर को मैंने अपने रास्ता रोकते हुए देखा था। वो यकीनन अपने दिल में इंतकाम की हसरत लिए न जाने कब से मेरी राह तक रहा होगा, लेकिन उसकी हसरत दिल के दिल में ही रह गई। इससे बेशतर कि वह अपना हिसाब चुकता करता। राजू बड़ी फुर्ती से गाड़ी से नीचे उतरकर दुनिया की इस पर्ची ही की काट दी थी। उसने खुद का राइफल से वो ब्रस्ट मारे और दावर की चौड़ी छाती से खून के कई फवारे उबल पड़े थे। वो किसी कटे हुए शहीतर की मानद गिरा था और फिर बीच सड़क पर ही तड़प तड़प कर ठंडा हो गया था। लेकिन इस वक्त वही और मेरे सामने सीना ताने खड़ा मुझे बड़ी सफाक नजरों से घूर रहा था। एक लम्हे को मेरे जहन में यह ख्याल उभरा कि शायद वह मेरी निगाहों को धोखा हो या फिर मैं ख्वाब की हालत से दो चार हूँ। अभी मैं इसी गोम की कैफियत से दो चार था कि दावर की कड़ख्त आवाज मेरे कानों में गूंजी। मुझे यकीन है कि तुम मुझे जिंदा देखकर हैरत हो रही होगी। हाँ, मैंने संजीदगी से कहा, उस रात मैंने तुम्हें अपनी आंखों से दम तोड़ते देखा था। वो तुम्हारी निगाहों का फरेब था। वह कारत भरे अंदाज में मुस्कुरा दिया। क्या मतलब? जो लोग जान हथेली पर रखकर घूमते हैं वो अपने बचाव से गाफिल नहीं होते। दावर ने सर्द आवाज में जवाब दिया, तुमने एक काल गल की खातिर मेरी बेइज्जती की थी। नदीम और उसके गुरमगे दरमियान में ना आ गए होते तो मैं उसी दिन तुम्हें ऐसा सबक देता कि तुम दोबारा कभी किसी बदमाश से उलझने का तस्वर भी ना करते। हालात के पेशे नजर मैं कसीनो से चला गया था, लेकिन इंतकाम के शोले मेरे वजूद को तलसम कर रहे थे। मैंने तय कर लिया था कि तुमको उसी रात दूसरी दुनिया का टिकट कटा दूंगा।
लेकिन इस बात का शुबा भी था कि नदीम राजू जो तुम्हारी हिफाजत के लिए मामूर कर सकता है। चुनाचा मैंने हिफाजती तदबीर भी इख्तियार कर रखी थी। फिर वही हुआ जो मैंने सोचा था, मगर मुझे खुशी है कि तुम्हारी तरह राजू भी धोखा खा गया, या फिर शायद उसे ये बात नहीं मालूम रही होगी कि दावर इस रात से पहले भी कई बार मौत को चकमा दे चुका है। दावर को इतनी आसानी से शिकार कर लेना बच्चों का खेल नहीं, लेकिन तुमने फिल्मों में भी लोगों को मरते हुए देखा होगा। उनके जिस्म भी खून से लथड़े हो जाते होंगे, लेकिन वो सब कुछ ड्रामा होता है। दावर ने कहा, सीने पर बल्ट प्रूफ बांध देने से गोलियां असर नहीं करती। रहा खून के उबलने का मंजर, तो बल्ट प्रूफ के ऊपर एक थैली बांध दी जाती है जिसमें बकरे या फिर किसी और जानवर का खून भरा होता है, जो गोलियां लगने से फवारों की मानद उबल पड़ता है। उस रात जब राजू ने मुझ पर भ्रष्ट मारा था, यही सब कुछ हुआ था। अलबत्ता मेरी किस्मत थी कि उसकी राइफल से निकली हुई तमाम गोलियां मेरे सीने पर लगी, वरना शायद मैं इस वक्त तुम्हारे सामने मौजूद ना होता। इस वक्त यहाँ किस मकसद से आए हो? मैंने उसे संजीदगी से घूरते हुए सवाल किया। हर चंद के मेरे और उसके दरमियान ज्यादा फासला नहीं था, लेकिन मैंने अंदाजा लगा लिया कि इससे बेशतर मुझ तक पहुंचने में कामयाब हो जाता। मैं तेजी से अपने बिस्तर तक जा सकता था, जहां मेरा ऑटोमेटिक रिवॉल्वर मौजूद था, और उसके बाद यकीनन मैं वो गलती ना करता जो राजू ने नादानस्तगी में सरदर्द हो चुकी थी। मैं तुमसे एक सौदा करने आया हूँ, दावर सपाट लहजे में बोला। किस किस्म का सौदा? मैंने दबंग अंदाज में पूछा। एक साबका पुलिस अफसर होने के नाते यूं भी किसी बदमाश से मरऊब हो जाना मेरी शान के खिलाफ था, और भी ऐसी सूरत जबकि वो मुझे मेरे बंगले के अंदर मौजूद था। मुझे कभी उम्मीद थी कि मुझ पर हावी हो जाने के बाद वो जिंदा बचकर नहीं जा सकता था। एक लम्हे तक वो अपनी जगह खामोश खड़ा मुझे तेज नजर से घूरता रहा और फिर बोला, तुम अगर दावर के पैरों को हाथ लगाकर जिंदगी की भीख मांगो तो मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगा। शट अप, मैंने गर्ज कर कहा, और मैं तुम जैसे गुंडों से डर जाऊं ये नामुमकिन है। फिर मुझे जबरदस्ती तुम्हें अपने बूट चारने पर मजबूर करना होगा। दावर, मेरे लहजे में करख्ती आ गई। तुम शायद अपने होश और हवास में नहीं हो, ये मत भूलो। मेरी एक आवाज पर मेरे मुलाजिम यहाँ आकर तुम्हारी टिक्का बोटी कर देंगे। जिंदगी अजीज है तो उल्टे कदमों वापस लौट जाओ, और मैं कभी दोबारा मेरे सामने आने की कोशिश कभी न करना, ये मेरी वार्निंग है। शहबाज खान, तुमने अभी दावर का सिर्फ एक रूप देखा है, इसलिए चहक रहे हो। दो बहरे रूप देखोगे तो खौफ और दहशत से बेहोश हो जाओगे। दावर, मैंने उसे महज रोहब में लाने की खातर अपने ड्रेसिंग ग्राउंड की जेब में हाथ डालते हुए सफाक अंदाज में कहा, मैं तुम्हें सिर्फ 1 मिनट की मोहलत देता हूँ। इसके बाद मेरे ऑटोमेटिक पिस्तौल की गोलियां तुम्हारा भेजा ततर बतर कर देंगी। दावर की निगाहों में खून की सुर्खी और गहरी हो गई। वो मेरी मारने से खौफजदा नहीं हुआ। एक सानी के लिए उसका निचला होंठ दांतों तले भींचा, फिर यकलख्त उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर खुद अपने जिस्म की तरफ झटके, और मेरी आंखें एक बार फिर फटी की फटी रह गई। हाथ के झटकते ही उसके पूरे जिस्म से आग के शोले भड़क उठे। वो उन शोलों के दरमियान खड़ा कहका लगा रहा था। वो मंजर मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। वो लोग जो जिंदगी से बेजार होकर खुद पर तेल छिड़कर माचिस दिखा देते हैं, वो भी मरते वक्त तक बड़े कर्बनाक और अजियतनाक अंदाज में चीखते चिल्लाते रहते हैं। लेकिन दावर के पूरे जिस्म में आग लगी थी, उसके बावजूद वो कहके लगा रहा था। शहबाज, अचानक मेरे कानों में कालका की मानूस आवाज सरसराई। मैंने तुमसे कहा था ना कि शंकर ने एक नई चाल चली है, और तस्वीर का वो बेहानक रुख बहुत जल्द तुम्हारी निगाहों के सामने आ जाएगा। जिसे तुम दावर समझ रहे हो वो सिर्फ दावर का शरीर है, लेकिन उस शरीर के अंदर शंकर की पलीद आत्मा मौजूद है। और ये आग के भड़कते हुए शूले, मैंने दिल ही दिल में कालका पर अपनी हैरत का इजहार किया। ये सब शंकर के जंतर मंतर के चमत्कार हैं, और उन शोलों को तुम्हारे सिवा कोई और नहीं देख सकता। कालका ने जवाब दिया, वो केवल तुम्हें अपनी गंदी कुव्वतों के खेल तमाशे दिखाकर नरिंजन लाल के रास्ते से हटाना चाहता है। तुमको 3 तरफ से घेर मारने की कोशिश की जा रही है। मैं समझा नहीं। एक तरफ विक्रम है जो तुम्हें मारने के कारण आस लगाए बैठा है, और दूसरी तरफ शंकर की नापाक हस्ती है जो पिंडत बनती दर की आज्ञा का पालन करने पर मजबूर है। कुछ उसके और तुम्हारे अपने भी पुराने हिसाब किताब हैं जिन्हें वो चुकता करना चाहता है। अब तीसरी तरफ उसने दावर के रूप में एक नई शक्ति को जन्म दिया है। क्या वो एक ही बार में मेरा किस्सा तमाम नहीं कर सकता? मैंने झल्ला कर पूछा। इतने सारे बखेड़ों की क्या जरूरत है? तुम अपनी कालका रानी को क्यों भूल रहे हो? क्या मैंने तुम्हें इस बात का विश्वास नहीं दिलाया कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ
शंकर अपनी भावनाओं में कभी कामयाब नहीं आ सकता। उसके अलावा एक कारण और भी है। वो क्या? मैंने कालका से पूछा, लेकिन मेरी नजरें बदस्तूर दावर के जिस्म से उठते हुए शोलों पर मरकूज थी। वो समय याद करो जब पिंडस बंसीधर और शंकर तुमसे मेरी मूर्ति लेने आया था। उस वक्त बंसीधर ने कहा था कि तुम्हारे सर पर कोई छाया है जो तुम्हारी सहायता कर रही है। उस पिंडस की नजरों ने सफेद बादलों के टुकड़े को तुम्हारे ऊपर मंडलाते देख लिया था, परंतु इसका भेद नहीं जान सका। क्या तुम भी नहीं जानती कि वो कुव्वत किसकी है? मैंने कालका को टटोलने की खातिर पूछा। वैसे मेरे दिल ने यही गवाही दी थी कि वो कंबल पोश बुजुर्ग की रहमानी कुव्वतें हैं, जिन्होंने मुझे शैतानी कुव्वतों से बचा रखा था। मैंने किन अखियों से उसे संदली अंगूठी की सिमत देखा जो बदस्तूर मेरी उंगली में मौजूद थी। नहीं, कालका ने एक लम्हे के तामल के बाद कहा, अभी तक मैं भी उस शक्ति का राज नहीं जान सकी। दावर के सिलसिले में तुमने क्या सोचा है? मैंने गुफ्तगू का रुख बदलते हुए पूछा। क्या इस शैतानी वजूद इस तरह जलता रहेगा? तुम इसकी चिंता मत करो, मैं उसका तोड़ करती हूँ। फिर यकलख्त दावर के जिस्म से फूटते हुए शोले सर्द पड़ गए। मैंने उसकी नजरों में हैरत और उलझन के मिले जुले तासरात देखे, लेकिन फिर उसका वजूद फिजा में तहलील होकर मेरी नजरों से उजल हो गया। हल्की हल्की खलकी होने के बावजूद मेरा जिस्म पसीने से शराबूर हो रहा था। दूसरी सुबह मैं नाश्ते की मेज पर बैठा गुज़श्ता रात पेश आने वाले वाकयात के बारे में गौर कर रहा था। कंबल पोश बुजुर्ग की ख्वाबगाह में आमद और संदली अंगूठी का वो तोहफा जो इस वक्त भी मेरी उंगली में मौजूद था, खाली अज इल्लत नहीं था। शायद उन बुजुर्ग को इल्म हो गया था कि गंदी और नापाक कुव्वतें मेरे खिलाफ क्या जाल बुन रही थीं। दावर के मुर्दा जिस्म पर शंकर का कब्जा कर लेना कोई ताज्जुब खेज बात नहीं थी। इससे बेशतर भी मैं इस किस्म के हादसा से दो चार हो चुका था, लेकिन दावर के सिलसिले में एक बात तो अजब खेज जरूर थी। उसने खुद अपने लबो लहजे में बात की थी, जबकि इसके बेशतर मुझे हमेशा शंकर की मनमाती हुई आवाज सुनाई दी थी। कालका ने भी यही कहा था कि मुझे 3 सिमत से घेर कर मौत के घाट उतारने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। डीएसपी सिराज ने भी मोहसिन और शकला की मौत के बाद मुझे मुहतात रहने की ताकीद की थी। हो सकता है दावर की सूरत में शंकर की पुरअसरार गंदी कुव्वतों से जन्म लेने वाली इफरत मुझे मौत के घाट उतारने आई हो, लेकिन संदली अंगूठी की करामत ने उसे मुझसे बार कर गुजरने से बाद रखा हो। मेरे जहन में यह ख्याल बड़ी सूरत से उभरा। फिर मुझे खुदा के उस बरगजीदा बुजुर्ग की बात याद आई, जिन्होंने मुझे सख्ती से हदायत की थी कि मैं इस संदली अंगूठी के बारे में किसी और से कोई जिक्र ना करूं। मुझे हैरत थी कि इस वक्त नाश्ते की मेज पर भी मेरी वालदा या वालिद ने इस अंगूठी के सिलसिले में कोई इस्तफार नहीं किया था, और खास तौर पर ऐसी सूरत में जबकि मैं अंगूठियां पहनने का सिरे से खिलाफ था। मैंने इस ख्याल की तस्दीक की खातिर कि मुमकिन है वो अंगूठी जो एक बुजुर्ग का तोहफा हो, शायद इसलिए मेरे सिवा किसी और को नजर ना आ रही हो। कई बार अंगूठी वाला हाथ वालदैन के सामने किसी न किसी तरह किसी न किसी बहाने से बढ़ाया, लेकिन दोनों में से किसी ने भी इस बात पर कोई तवज्जो ना दी। इससे बेशतर भी कई मौकों पर जब मौत दबे पांव मेरा ताकुब कर रही थी, इन्हीं बुजुर्ग ने मेरी मदद की थी। चुनांचे अब मुझे इस बात का शुबा भी हो रहा था कि वही मेरे परनाना होंगे। मैंने अपने इस शुबे की तस्दीक की खातिर सरसरी तौर पर अपनी वालदा से पूछा, अम्मी हजूर, क्या हमारे परनाना को कंबल बहुत ज्यादा अजीज था? तुम्हें इस बात का इल्म किस तरह हुआ? वालदा ने चौंकते हुए मुझे वजाहत तलब नजरों से घूरा। क्या बड़े अब्बा तुम्हारे ख्वाब में आए थे? जी हाँ, मैंने जल्दी से बात बनाते हुए कहा। कल रात ही की बात है कि उन्होंने हाथ उठाकर कुछ पड़ा था, फिर मुझ पर दम करके नजरों से उजल हो गए। उसके बाद मेरी आंख खुल गई। खुदा तुम्हें अपने हिफ्जो अमान में रखे, वालदा ने बड़ी अकीदत से कहा। तुम पर शायद कोई बुरा वक्त आने वाला होगा जो अब बड़े अब्बा के दम करने के बाद यकीनन टल गया होगा। मैं नाश्ता करने के बाद तैयार होकर ऑफिस पहुंचा तो वहां टोनी पहले से मौजूद था। नए टेंडर के हसूल के बाद से वह तकरीबन रोजाना ही मुझे काम की तफसील से जरूर आगाह करता था। इस वक्त भी वो इसी मकसद से आया था। मैं उसकी जुबानी काम की रफ्तार की तफसील सुनता रहा और फिर वह मुझसे इजाजत लेकर जाने के इरादे से उठा तो मैंने सरसरी तौर पर कहा, टोनी, तुमने बताया था कि माजी में कभी तुम्हारा शुमार खतरनाक लोगों में हुआ करता था। मैंने गलत नहीं कहा था, लेकिन एक मुद्दत हुई मैंने उस टोनी को दफन कर दिया। वो मुस्कुराकर बोला, अब जो टोनी आपके सामने खड़ा है उसके हाथ बिल्कुल साफ हैं, फिर भी कुछ नाम तो अब भी तुम्हारे ज़हन में महफूज होंगे। मैं अब अपने माजी को याद नहीं करना चाहता, टोनी ने सदक दिल से जवाब दिया। मैं माजी की नहीं, सिर्फ कुछ ऐसे नामों के बारे में जानना चाहता हूँ जो तुम्हारे ख्याल में खतरनाक कहे जा सकते हों।
آپ کو اس کی ضرورت کس لیے پیش آ گئی؟ ٹونی نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے ٹھوس لہجے میں اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہوئے کہا، آپ کبھی مجھے آزما کر دیکھ لیں۔ آئی سویئر اپان ہولی گاڈ، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں، آپ کی خاطر ٹونی اپنی لائف بھی قربان کر سکتا ہے۔ مجھے تمہاری وفاداری پر فخر ہے ٹونی، میں نے اسے سراہتے ہوئے کہا، لیکن اس وقت میں صرف ان لوگوں کے نام جاننا چاہتا ہوں جو تمہارے خیال میں خطرناک سمجھے جا سکتے ہیں۔ ٹونی نے فوراً ہی کوئی جواب نہ دیا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کچھ سوچتا رہا اور پھر بولا، شارٹی، ایڈگر، نورا، کالو پہلوان اور ناگر۔ میرا خیال ہے کہ یہی ایسے لوگ ہیں جو مرد کہلانے کے مستحق تھے۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگوں نے میری ہی طرح شریفانہ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہو، لیکن میں ابھی یہ نہیں سمجھ سکا کہ آپ کو میرے ہوتے ہوئے کسی اور کی کیا ضرورت ہے۔ یوں ہی اپنی معلومات کی خاطر دریافت کر رہا ہوں، میں نے بے پرواہی سے کہا، پھر تھوڑے توقف کے بعد بولا، وکرم نامی شخص کے بارے میں تمہاری کیا معلومات ہیں؟ وکرم؟ ٹونی اس طرح چونکا جیسے کسی خطرناک بچھو نے اسے ڈنک مار دیا ہو۔ وہ سب سے زیادہ نامرد لیکن خطرناک آدمی ہے، اس لیے کہ چھپ کر پیچھے سے وار کرنے کا عادی ہے، اور اگر میری انفارمیشن غلط نہیں تو آج کل وہ نرنجن لال کی لسٹ پر ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ نرنجن لال نے جن لوگوں کو بدماش کو پال رکھا ہے اس میں وکرم کا نام سر فہرست ہے۔ وہ ہر ماہ اسے اچھی خاصی موٹی رقم بڑی پابندی سے دیتا ہے، لیکن آپ نے خاص طور پر وکرم ہی کے بارے میں کیوں پوچھا؟ ٹونی نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ نرنجن لال وکرم کو آپ کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہو؟ فی الحال تم اس نام کو ذہن سے نکال دو، میں نے بے پرواہی کا مظاہرہ کیا۔ اگر ایسا کوئی معاملہ درپیش آیا تو میں تمہیں خدمت کا موقع ضرور دوں گا، اور ہاں، تم ان تمام باتوں کا تذکرہ بھی کسی اور سے نہیں کرو گے۔ نہیں کروں گا سر، ٹونی نے وعدہ کیا، پھر بڑے مسرور لہجے میں بولا، لیکن اگر یہ بات میرے علم میں آ گئی کہ وکرم آپ کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کے خواب دیکھ رہا ہے تو پھر وہ سمندروں کی تہہ میں بھی روپوش ہونے کے باوجود ٹونی کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں رہے گا۔ ہولی فادر کی قسم، میں اسے چھپ کر نہیں، للکار کر ماروں گا، اتنی اذیت ناک موت جو اس کی روح کو بھی سکون سے نہیں رہنے دے گی۔ نہیں، میں نے ٹونی کو منع کیا، جب تک میں تم سے نہ کہوں تم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاؤ گے۔